हेलो एंड वेलकम टू द हरियाणा स्टडी बुक। आज हम हरियाणा ग्रुप डी का तीसरा पेपर करेंगे जो कि 10 नवंबर 2018 को हुआ था। उसकी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता का संकलन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वेदव्यास या वल्लभाचार्य? आप सबको ही पता होगा इसका जो संकलन था भागवत गीता का श्री वेद व्यास जी द्वारा किया गया था। भगवत गीता का संकलन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, जब अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती हैं, कुल मिलाकर 6 कंडीशन होती है, तो उसमें से 5 कंडीशन के अंदर, यानी कि 5 कंडीशन में जो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, क्या होती है? वास्तविक और उल्टा। मतलब 5 कंडीशन के अंदर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। केवल एक कंडीशन में आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, लेकिन 5 कंडीशन में अवतल दर्पण की आपका जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द राइट आंसर, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनेगा? ये हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, आभासी और सीधा। ठीक है, और अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा, केवल एक कंडीशन में एक से। जब वस्तु को फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, ये पी है यहाँ पे रखी हो, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हो, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी हो, ये आपका वक्रता केंद्र है, तो आपका आभासी और यहाँ पर बनता है आपका ये बने कुछ ऐसा करके आभासी बनता है, आभासी और सीधा बनता है केवल एक कंडीशन में अवतल दर्पण के। ठीक है, आभासी और सीधा इसी कंडीशन बनता है जब वस्तु आपकी फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रखी हो ना। बाकी 5 कंडीशन में आप कहीं भी रखोगे तो क्या बनेगा? वही बनेगा वास्तविक और उल्टा, है ना। कहीं भी रखो फिर इसकी जगह वास्तविक और उल्टा बनता है बाकी की 5 कंडीशन में। ठीक है, और उत्तल दर्पण में आपको बता दिया हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 को, वास्तविक और उल्टा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द किस चीज़ के संचय के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल? तो आपका राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। ठीक है, राइट आंसर है आपका लैक्टिक एसिड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि जो ये खाने का सोडा होता है ना, उसकी बात कर रहा है, को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? देख लेते हैं। NaHCO3, इसको ये गर्म करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर 2 कर लेते हैं, तो 2NaHCO3। ठीक है, ये बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसमें सोडियम कार्बोनेट बनना है, यानी कि धावन सोडा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? तो आपका सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वों द्वारा उपजाई गई भूमि को डैश कहते हैं या कहलाती है? बहुधान्य,
आदि रूपा, प्रजोत्पत्ति, अंगिरस। तो आपका राइट आंसर है बी, आदि रूपा बोलते हैं, ठीक है, पूर्व द्वारा उपजाई गई भूमि को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर या बैरोमीटर? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एनीमोमीटर से हम वायु की गति नापते हैं। और स्पीडोमीटर से क्या होता है? स्पीड नापते हैं, स्पीडोमीटर से स्पीड नापेंगे। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायु दाब, क्या? वायु दाब नापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। और ओडोमीटर से कितना किलोमीटर कोई बाइक वगैरह चलती है शायद वही नापते हैं ना, किलोमीटर नापते हैं इससे ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य डैश ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। आपके ऑप्शन है पल्लवों ने, गुजरात ने, हूणों ने या कदम ने। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ये गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी, ईसा की 6ठी सदी के मध्य का मतलब है ये 550 ईस्वी के आसपास की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो उस समय हूणों ने पंजाब पर अपना शासन स्थापित किया था, ठीक है। चलो राइट आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जो विकल्पों में अन्य तीनों से भिन्न है। ये तो बहुत आसान है। देखिए इसमें 2 1 दिए हैं, 2 0 दिए हैं, इसमें भी 2 1 2 0 दिए हैं, इसमें भी 2 1 2 0 दिए हैं, लेकिन इसमें 3 1 दिए हैं और 1 0 दिया है। तो आपका ओड यानी कि विषम यही हो जाएगा, यानी आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य था? उपग्रह, महिला पुलिस सेवक, स्वयं सेवक, किसान बजट या आर्यभट्ट? तो आप सबको पता ही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक संघ शुरू करने वाला पहला राज्य था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको बस थोड़ा सा पढ़ना होता है और थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। देखिए संप्रभु राज्य की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है आपके कथन मतलब एक देश किसी अन्य देश की संप्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है। क्या ये ठीक है? कोई हमारे ऊपर शासन करे तो हमारा देश क्या संप्रभु हो सकता है, यानी कि फ्रीडम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये तो गलत हो गया आपका। यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करने के समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जाता है? नहीं, ये भी गलत है, यानी कि आपके दोनों ही गलत है। राइट आंसर क्या हुआ? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √5x² - 8x + 3√5 = 0 इस समीकरण के हल निकालना है। बड़ा आसान, आपको फैक्टर करना तो आता ही होगा। आप फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। जैसे देखते चलो, √5x² × 3√5 कितना आ गया? ये आ गया आपका √5 से √5 मल्टीप्लाई हो तो 5 आ गया और फिर इंटू 3 यानी कि 15x² आ गया। अब हम इसके ऐसे 2 जोड़े बनाते हैं जिसे जोड़ने या घटाने पर ये माइनस का 8x आ जाए, माइनस का 8x आ जाए। तो कैसे बनाएंगे? इसके बनाएंगे हम, इसके बनाएंगे -5x बना लेते हैं, एक +3x बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी, ये एक मिनट, ये -3x ही बना लेंगे, -5x और -3x को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? -8x आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 15x² आ जाएगा, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, -5x -3x, 2 जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। चलो इसको आगे करते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे
अंडर रूट 5x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 3 अंडर रूट 5। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5x क्या ले लिया हमने, अंडर रूट 5x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस अंडर रूट 5 अंदर बचा, क्योंकि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, और इधर से क्या लेंगे, इधर से ले लेंगे -3 कॉमन, -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, हमारे पास दो फैक्टर आए, कौन कौन से, एक तो ये आ गया, ठीक है, x माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0, दूसरा ये आ गया 5 अंडर रूट x माइनस 3, 5 अंडर रूट x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू अंडर रूट 5 आ गया एक तो, और दूसरा x इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 5 आ गया। तो क्वेश्चन में ये कहाँ पे है, यहाँ पर ये रहा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा था, वह कहाँ का शासक था, बताइए, थानेसर का, कुरुक्षेत्र का, गीतावर्धन या पटना का। तो आपका सबको पता है कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हुआ, थानेसर का शासक था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अनुच्छेद उससे आगे संविधान के। ठीक है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी को वंचित नहीं करेगा। बताइए कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान देता है आपको संविधान का, ये देता है आपका अनुच्छेद 15। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 15। अच्छा, अनुच्छेद 14 क्या बताता है, ये बताता है हमें, क्या बताता है, ये बताता है आपको विधि के समक्ष समानता। क्या बताता है, विधि के समक्ष, यानी कि कानून के सामने सब बराबर होंगे, ये आपका अनुच्छेद 14 बताता है। ठीक है, 16 क्या बताता है आपको, यानी कि लोक नियोजन, यानी कि जो नौकरियां होती है, लोक नियोजन के विषय में समानता, यानी कि जो नौकरियां होती हैं सरकार के द्वारा दी जाती है, उसमें आपको समानता दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि रिजर्वेशन भी है। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है, यानी कि नाम मात्र का मुखिया होता है राज्यपाल, और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति निहित होती है, किसमें होती है, सबको पता है, जैसे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री के पास उसकी शक्तियाँ होती है, इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन जो सारी शक्तियाँ होती है वो होती है आपके मुख्यमंत्री के पास। किसके पास, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि 1 का कूट यानी कोड 34 है तो 2 का कूट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, ये सब मैंने पहले भी करा रखे हैं सारे। 1 इसमें सबके जो प्लेस वैल्यू है वो जोड़ रखी है, जैसे ई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, ई 5 है, और ओ की कितनी है, ओ की है 15 है, ये जोड़ रखी। और एन की कितनी है, बताइए कि
एन की आपकी 14 है, ठीक है। ये सब जोड़े कितनी बन रही है, ये 15, 14 और 5, ये सीधा 34 बनना है, ठीक है। 34 बनना है, मतलब प्लेस वैल्यू जोड़ देनी है जो जहाँ पे है, जैसे A1 पे है, B2 पे है, C3 पे, इस तरह से इनकी वैल्यू लिख के जोड़ देना आप इसमें। ऐसे 2 की जोड़ दे दीजिए आप, तो TWO, ठीक है। तो टी की कितनी है आपकी 20 है, और ओ की कितनी है, ओ की आपने देखी थी 15 है, ठीक है। और डब्ल्यू की कितनी है बताइए, डब्ल्यू की आपकी है 23। तो उसको जोड़ लेते हैं आपस में, कितना होगा, ये हो जाएगा 5 और 3 8, 2 2 4 1 5, 58। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C 58। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 20 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर विद्युत ली जाती है, तो बताइए परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी। बताइए, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, क्या होगा, क्या होता है इसका विद्युत आवेश का और करंट का। ये होता है Q = I मल्टीप्लाई में T। तो ये तो आपका आवेश हो गया, ये आपका करंट हो गया, ये आपका समय हो गया, ठीक है ना। तो Q हमें पता करना है आवेश, तो उसके लिए करंट कितना है, 0.5 एम्पियर है, तो 0.5 यानी कि हाफ एम्पियर है। तो टाइम आपको 20 मिनट दिया हुआ है भाई, 20 मिनट में है तो उसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड ही होता है। तो 20 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको काट देंगे, 2 धाम 20, कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 10 600 कूलाम आ जाएगा, है ना, क्योंकि कूलाम जो है ना आवेश का ऐसा यूनिट होता है, इसलिए 600 कूलाम हो गया, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को कश्मीर हिमालयों के संदर्भ में पढ़िए और सही कथन चुनिए, ठीक है। वे करेवा बनने के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन करेवा बनने के लिए प्रसिद्ध है, कश्मीरी हिमालयों की बात कर रहा है, ठीक है। कश्मीर में जो हिमालय पाया जाता है, ठीक है। करेवा ग्लेशियर की मृदा जो होती है, जो करेवा ग्लेशियर हैं, ये मतलब बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं, हिमोन माने बर्फ़ के साथ सन्निहित अन्य पदार्थों का मोटा जमा हुआ है। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। यह केसर की उपज के लिए उपयोगी होते हैं, ये भी सही है आपका। और श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। तो आपके चारों ही राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, चारों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद कर लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कई अलग अलग पेपर्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, ठीक है। समद्विबाहु, समबाहु, अधिकोण या समकोण। तो समबाहु त्रिभुज किसी भी तरह का हो, वो हमेशा समरूपी होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके तीनों जो एंगल होते हैं ये 60 डिग्री के ही होते हैं। 60, ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है, और ये भी 60 का होता है। क्योंकि इसके एंगल सेम है, आप इसको चाहे कितना बड़ा बना लीजिए, छोटा बना लीजिए, आपका एंगल 60 ही रहेगा अगर वो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। जैसे ये ए है तो ये भी ए है, इधर ये भी ये है, तो ये क्या होगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि इसके सभी एंगल बराबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा हो, ठीक है। 60 60 और 60 ही रहेंगे इसके तीनों एंगल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 19, 2022-23 में हरियाणा की GSDP यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितने प्रतिशत पर बढ़ी है, बताइए 2022-23 की, बताइए। ये आपका जो हरियाणा बजट है 2023-24 का, उसके अंदर भी दी हुई है, ठीक है। 2023-24 का जो बजट है हरियाणा का, उसके अंदर पहले पेज पे दिया हुआ है। बताइए कितना 2022-23 का। ये आपका राइट आंसर है, 5.62% GSDP बढ़ी है आपकी। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा 2021-22 की कितनी थी? 22-23 की तो आपको पता है, 2021-22 की पूछ लिया तो भाई की GSDP ये थी आपकी 6.5%, ठीक है। और 22-23 की आपको दे ही रखी है ये 5.6%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 20, जीएसटी के अंदर गुड्स और सर्विस टैक्स होता है ना, उसके अंदर सभी आबकारी शुल्क वाली वस्तुएं शामिल नहीं हैं। मतलब जिन जिन वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी लगती है वो सभी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। निम्नलिखित विवरण में से गैर जीएसटी वाली वस्तुएं याद कीजिए, मतलब जिस पर जीएसटी लागू नहीं होती वो वस्तुएं हमें इसमें याद करनी है। देखो जीएसटी उच्च गति डीजल यानी कि हाई स्पीड डीजल पे नहीं लगती है, ये भी ठीक है। उड्डयन टरबाइन फ्यूल यानी कि एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल पे इस पर भी नहीं लगती, ये भी ठीक है। कच्चे पेट्रोलियम पे भी नहीं लगती है। मोटर स्प्रिट पेट्रोल पर भी जीएसटी नहीं लगती, और नेचुरल गैस पर भी नहीं लगती। तो आपके सारे के सारे ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सभी गैर जीएसटी वाली वस्तुएं हैं ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। समीकरण ax + 9y = 1, 9y - x - 1 = 0 समान रेखा को दर्शाते हैं। यदि a = a पूछा है, दोनों समीकरण लिख लेंगे। a 9y, फिर इसमें समानता करेंगे हम, समानता, क्योंकि भाई समान रेखा है तो समीकरण दोनों के एक जैसे होना चाहिए, तो है नहीं इसमें एक जैसे समीकरण। चलो देखते हैं कैसे नहीं है, इसको देखते हैं। इधर ये क्या हो जाएगा, 9y - 1, ये क्या है, प्लस ax, ठीक है। ये भी जीरो को बराबर रख लेते हैं इसको भी, और ये तो है ही 0 के बराबर, ठीक है। तो इसमें आप कंपैरिजन करेंगे, 9y ठीक है, -1 ठीक है। लेकिन जो ये ax है, ये वाला प्लस ax है, ठीक है। इधर -x है, यानी कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा हुआ, इधर -1 मल्टीप्लाई हुआ है ना, इधर -1 मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, मतलब इसके अंदर ये हुआ है ना। देखिए आप इसको देखिए, ये हुआ है ना, 9y इंटू -1 इंटू x, सॉरी हाँ ये आपका बीच में प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, -1 इंटू एक्स -1, यही तो है इसका। तो ये क्या हुआ, फिर कंपेयर कीजिए, ये इससे, ये इससे -1 से, और ये इससे करिए, तो एक ही जगह क्या है आपका -1, a = -1, ठीक है। राइट का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। सांभर झील लवणीय झील है, बिल्कुल खारी झील है, राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में, ठीक है। चिल्का झील मीठे पानी की झील नहीं है, ये कौन सी झील है, ये है एशिया की
एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कौन सी झील है? मीठे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की झील है। तो ये गलत है ना, की झील है, भारत ही नहीं एशिया की, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट है। और ये सी वेम्बनाड झील पश्च जल झील है, यानी कि बैक वाटर झील है। ये आपकी कहाँ पे पड़ती है? केरल में पड़ती है, ठीक है। तो ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि ए और सी राइट है और बी आपका रॉन्ग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि m कोट a इक्वल टू n तो m साइन a माइनस एन कोस a अपोन में n कोस a माइनस m साइन a का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। ये लिखा है m साइन a माइनस n कोस a अपोन में n कोस a माइनस m साइन, ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे में हम मल्टीप्लाई कर, थोड़े डिवाइड करेंगे। किसकी? ये करेंगे हम m कोस ए की, ठीक है ना। ऊपर नीचे में दोनों में m कोस ए की को, सॉरी m साइन ए को डिवाइड करेंगे, m साइन ए को, क्योंकि हमें कोट ए दिया हुआ है ना, ठीक है। चलो करते हैं। m साइन ए अपोन में m साइन ए माइनस n कोस ए, यहाँ पर भी इसकी डिवाइड होगी m साइन ए, ठीक है। फिर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें नीचे भी, इधर इसमें भी ये डिवाइड होगा, तो n कोस ए, सॉरी इसके ऊपर लिख रहा हूँ मैं, n कोस ए अपॉन m साइन ए माइनस m साइन ए अपॉन में m साइन ए, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। तो m साइन ए से m साइन ए कट जाएगा, ठीक है। इधर भी m साइन ए से m साइन ए कट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस, वहाँ पर था n m कोट ए आ गया था, ठीक है। ऐसे ही इधर n कोन m कोट ए माइनस 1 आ गया था, ठीक है। तो कोट ए क्या है, यहाँ से हम वैल्यू लेंगे कोट ए की, क्या आ गया कोट ए? कोट ए आपका आ गया n अपॉन m, क्या हुआ, n अपॉन m, ये m है, ठीक है। तो इसकी जगह पुट कर देंगे कोट ए की जगह n अपॉन m, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर तो m स्क्वायर हो जाएगा, इधर में भी n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये m है, नीचे वाला m है, ऊपर वाला n है, ठीक है। चलो फिर अब क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर m स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर m स्क्वायर आ जाएगा ऊपर में, इधर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, ये बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, अपोन में, सॉरी n
एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ पे देख लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हरियाणा डैश के बीच स्थित है, मतलब किस अक्षांश के बीच स्थित है ये पूछ रहे हैं। हरियाणा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। हरियाणा 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर के बारे में पूछे तो आप क्या बोलेंगे? तो उत्तरी अक्षांश देशांतर के बारे में बोलेंगे आप। इसका देशांतर होगा आपका 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर, ये देशांतर में हो गया। उत्तरी अक्षांश आपका ऑप्शन है ही, ये आपका हरियाणा की स्थिति होगी, ठीक है। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर क्यों आया? क्योंकि भारत ही उत्तर पूर्वी जो गोलार्ध में पड़ता है, उत्तर गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी पूर्वी स्थिति है भारत की, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश है भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की है, तो हरियाणा की भी वही होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भागों यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया है? किसने किया है बताइए? जेम्स मिल्स ने, वारेन हास्टिंग्स ने, थॉमस स्मिथ ने या एनी बेसेंट ने? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स मिल ने किया है। ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार देख चुका हूँ। रेलवे के अंदर भी दिखा था मैंने ये क्वेश्चन, और CGL के अंदर भी दिखा था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र के जन्मदिवस पर कुछ लड़के और लड़कियों को निमंत्रित करता है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन देखो, आपको घबराना नहीं है, बस केवल पढ़ना उसको ढंग से। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, ठीक है। मैं लड़कों की संख्या मान लेता हूँ B और लड़कियों की G, ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, यानी कि जो गर्ल्स है उनसे आपकी 2 कम है, ठीक है। उसने प्रत्येक लड़के को ₹10 दिए और प्रत्येक लड़की को ₹20 दिए, ठीक है। उसके द्वारा कुल बांटी गई राशि 280 रुपये है। तो लड़कों की संख्या याद करनी है, तो उसने प्रत्येक लड़की को कितने रुपए दिए? 10 रुपये दिए, यानी कि टोटल लड़के हैं हमारे पास B, तो कितना हो गया? 10 B हो गया, ठीक है। और लड़कियों को प्रत्येक लड़की को कितने दिए? 20 दिए, कितने दिए? 20, तो कितना हो गया? गर्ल्स 20 G हो गया, ठीक है, ठीक है। ये आपका 280 रुपये के बराबर है, ठीक है। लेकिन हमें तो बॉयज़ की संख्या निकालनी है, तो बॉयज़ क्या तो इसे जो ये इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है, इसको क्या लिख लेंगे हम? इसको लिख लेंगे गर्ल्स इक्वल टू बॉयज़ प्लस 2, ठीक है। वो इधर पुट कर दें, सिंपल है। चलो 10 बॉयज़ प्लस 20 B प्लस 2, ये 280 है, ये आपको बराबर में, ठीक है। कितना हुआ? 10 बॉयज़ इधर 20 बॉयज़ प्लस 40 इक्वल टू 280, ठीक है। तो कितना हो गया? इधर होगा 30 B और इधर कितना हो जाएगा? इधर 280 में से 40 से कितना हो जाएगा? 240, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? B इक्वल टू आपका 8 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 कट जाएगी इधर ये, और फिर 3 8 24, ठीक है। B इक्वल टू, यानी बॉयज़
लड़कों की संख्या आपकी 8 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, दोनों के मुख आने की क्या प्रायिकता है, बताइए। देखिए, जब हमारे पास दो सिक्के हैं तो उसमें मैक्सिमम 4 कंडीशन बन सकती है अगर दोनों को एक साथ उछालेंगे। या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड या टेल आएगा, या टेल या हेड आएगा। यानी कि दोनों मुख आने की प्रैक्टिस क्या होगी। ये कितनी कंडीशन आ चुकी है, हम मैक्सिमम 4 कंडीशन आ सकते हैं, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, गट्टे में 4 हो जाएगा। और एक दोनों मुख आने की प्रैक्टिस क्या है, केवल एक कंडीशन है दोनों मुख आने की प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी 1/4। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन जोड़ा गया तो परिणामी ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। ये 5 सेंटीमीटर के 3 घन हैं, उनको आपस में जोड़ देते हैं हम। ये है, ठीक है। जब 3 घनों को जोड़ देते तो क्या बन जाता है, एक घनाभ बन जाता है। ठीक है, जिसकी ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो कुल लेंथ कितनी होगी इसकी, लेंथ होगी कितनी, 15 इसकी लेंथ होगी, है ना। लेंथ उसकी ब्रीथ कितनी होगी, ब्रीथ और हाइट सेम रहेगी क्योंकि हमने क्या लंबाई के अनुरूप जोड़ा है ना इनको। ब्रीथ आपकी 5 ही रहेगी, यानी कि लंबाई तो 15 होगी, हैं, चौड़ाई कितनी होगी 5, और हाइट ये भी 5 ही रहेगी। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है इसका, ठोस जो ये क्षेत्रफल आएगा, परिणामी ठोस का क्षेत्रफल याद करने के लिए कौन सा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें। ठीक है, चलो लगाते हैं। 2 ब्रैकेट में आपका लेंथ कितना है 15, ब्रीथ 5 है, ऐसे ही ब्रीथ और हाइट 5 × 5, फिर ये भी, ये हाइट आपकी 5 है, लेंथ 15 है। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं थोड़ा, कितना आ जाएगा 75, 25, फिर 75, कितना हो जाएगा 75 75 में 150, 150 और 150 और 25 कितना हो जाएगा 175, 175 दूनी, बताइए कितना हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर आएगा आपका 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, भी 350 आ रहा है ना, राइट आंसर आपका डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। रबी की फसल डैश महीने के अंत में बोई जाती है, बताइए किस महीने के अंत में बोई जाती है। रबी की फसल आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ये इतना तो सबको पता होगा, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। लेकिन यहाँ तो नवंबर भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अक्टूबर, ये महीने के अंत में पूछ रहे हैं ना, तो अक्टूबर महीने के अंत में बोई जाती लिखेंगे, क्या बोल रहे हैं अक्टूबर। तो काटी कब जाती है, ये तो बोई जाती है ना, ये तो बोई जाती है, काटी जाती है आपकी, ये आपकी अप्रैल से मई में काटी जाती है। कौन सी, अप्रैल मई में काटी जाती है। ठीक है, ये काटी जाती है कौन सी, रबी की फसल, यानी कि सर्दियों में बोई जाती है और गर्मी आने पर काट ली जाती है। ठीक है ना। चलो, तो अच्छा ये बताइए, रबी की फसल की कुछ उदाहरण दीजिए मुझे, कौन कौन से बताइए।
इसके उदाहरण है आलू हो गया आपका, आलू हो गया, जो हो गया, आलू जो, और आपका क्या हुआ, सरसों हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, हैं, गेहूँ हो गया, मटर हो गया, ये सब आपका रबी की फसल में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उसकी खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल बताइए कब बोई जाती है? खरीफ की बोई जाती है आपकी, खरीफ की फसल बोई जाती है आपकी शायद जून जुलाई में बोई जाती है, शायद जून जुलाई में बोई जाती है, और ये सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है ना। ये अलग आपका, सॉरी, ये आपका अलग है खरीफ के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा या औषधि के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार कैसे दिया? ये देखो, मैंने करंट का क्वेश्चन डाल दिया, इसमें पुराना क्वेश्चन 2018 का डाला हुआ था नोबेल पुरस्कार का, मैंने करंट का डाल दिया। 2023 चल रहा है वैसे तो, क्योंकि लेकिन 2023 के जो नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट होगा वो अक्टूबर के महीने में होगा। ठीक है ना, अभी नहीं आया है। ठीक है, तो अभी 2022 के मैं बता देता हूँ आपको। इसका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, स्वंते पापो, स्वंते पापो। ठीक है, राइट आंसर। अच्छा, बाकी जो ये ऑप्शन लिखे हैं ये किसे किसे दिए, जैसे जॉन क्लाजर है, एंटोन जिलिंगर है, और एलन एस्पेक्ट है। तो देखिए आपको ना इनके लास्ट जो नाम है ना, ये लास्ट नाम ये याद करने की ज़रूरत है, ये ज़रूर आपको दिए जाएंगे। आगे तो आपको जैसे जॉन क्लोजर है तो आपको जे क्लाजर भी लिख के दे सकता है, जैसे जे क्लोजर भी लिख के दे सकता है, लेकिन लास्ट का नाम ज़रूर लिखेगा। ठीक है ना, तो आपको लास्ट के नाम याद करने हैं इसके, क्लोजर, जिलिंगर, एलन एक्सपेक्ट। इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो फिजिक्स के अंदर मिला है। किस कहाँ पे मिला है? फिजिक्स या भौतिकी, फिजिक्स के अंदर मिला है या भौतिकी, है ना, भौतिकी भी बोलते हैं ना हिंदी में, तो भौतिकी। और इन्हें मिला है शार्पलेस को, मेल्डल को और बर्टोजी को, इनको मिला है, इनको मिला है आपका इसमें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री यानी कि रसायन में, है ना, रसायन में मिला है इनको। ठीक है, और एल्स बियालियास्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, इनको मिला है शांति के क्षेत्र में, पीस में, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, एनी आर्नेस को मिला है लिटरेचर यानी कि साहित्य में, साहित्य में। ठीक है, और बैन बर्नाके, डगलस डायमंड और ये डायविक। देखिए इससे तो आप वो भी बना सकते हैं एक तरीके का, मतलब राइमिंग, जैसे डायमंड, बिग बिग डायमंड, बड़ा डायमंड बर्नाके, ये अर्थशास्त्र के अंदर दिया गया है। शास्त्र से मतलब ये है डायमंड का, तो ठीक है ना, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यदि p² - 6p + 7 को p-1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? धनात्मक होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक, या कोई नहीं? चलो करके देख लेते हैं एक बार क्या जा रहा है। चलिए, p-1 ये आपका मैं ऐसे भाग की तरह करता हूँ, ये आपका p² - 6p + 7। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले किससे करूँगा? p से करूँगा, ताकि ये कट सके ये वाला, है ना। p से करते हैं तो क्या आ जाएगा? p² - p, तुम नीचे के साइन चेंज कर लेंगे,
ये प्लस का है इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है इधर, ये प्लस का हो जाएगा, से ये कट जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, -5p, इधर से उतार लेंगे आपका +7। अब किससे कटेगा, अब चलो इसे +5 से करते हैं। +5 से मतलब मल्टीप्लाई होगी p-1 की, सीधी सीधी मतलब ये बात है। जैसे p-1 से हमने p की करी थी तो ये आ गया था p² -p। ठीक है, ऐसे ही +5 से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई p-1 की, तो क्या आ जाएगा, 5p -5। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, इसमें तो साइन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, ये प्लस में है पहले से ही, तो ये कट जाएगा। ये प्लस में 7 है, माइनस में 5, तो कितना आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस का 2। तो ये क्या है, धनात्मक है प्लस का, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, धनात्मक से इसको लाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के संघीय स्वरूप, संघीय मतलब जिसमें केंद्र प्लस राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है, कि सर्वाधिक भिन्न और महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। चलो देखते हैं, हमारे देश के हिसाब से देखते हैं अपने भारत देश में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ऑप्शन है आपका, प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय है क्या हमारे यहाँ, नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ये वाला। 2 नागरिकताएँ होना, एक केंद्र सरकार की एक राज्य सरकार की, क्या हमारे पास है 2 नागरिकताएँ, नहीं, क्योंकि हमारा भी तो संघ राज्य है। ठीक है, देश, ये तो ये नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच कार्यपालक शक्तियों का समान बंटवारा है, जी हाँ बिल्कुल है। कैसे हैं, देखिए जैसे केंद्र में राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्य में अपना मुख्यमंत्री और राज्यपाल और मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो समान शक्तियों का बंटवारा है ना, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बाकी आप ये डी देखेंगे तो राज्य सरकार में संघ या एकात्मक संरचना से अलग होने की शक्ति है, बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से कभी अलग हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि केंद्र ने राज्य को बनाया है इसलिए। तो आपका राइट आंसर केवल सी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ डिवाइड, डी का अर्थ मल्टीप्लाई, तो ये आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल दीजिए। 25, सी का मतलब क्या दिया है आपको, डिवाइड, चलो 5 आ गया। और डी का मतलब क्या दिया है, डी का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर 8 आ गया। ठीक है, अब बी का मतलब क्या दिया है, बी का मतलब है माइनस। ठीक है, फिर 10 आ गया। ए का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस, ये 15 आ गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए। देखो ये सबसे पहले हम करेंगे जो इसमें भाग होता है उसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, याद रखना। जिसका कितना आ जाएगा 5, फिर मल्टीप्लाई वाला सोल्व करते हैं। ठीक है ना, इधर वाला आप कैसे भी कर सकते हैं, माइनस प्लस कैसे मर्जी कर लो। इधर ये कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा क्या 5, प्लस का 15 में से -10 गया, प्लस का 5, तो इधर 40 है, इधर 5 है, कितना आ गया 45। राइट आंसर आपको 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुना थी। चलो पिता की आयु लिख लेते हैं x, और पुत्र की आयु लिख लेते हैं y। तो x = 5/, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पहले की। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान या आयु याद करें। ठीक है, चलो ये 5 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, अभी वर्तमान में कितना हो गया होगा, 5 वर्ष बाद x प्लस इसकी 5 होगी x + 5, उसकी पुत्र की होगी y + 5, आयु वर्तमान की है ना।
दोनों की आयु ये है, ठीक है। लेकिन अब ये अब से 3 वर्ष बाद पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। चलो देखते हैं, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये इसमें 3 और जोड़ लेंगे, x प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 क्या बोल रहा है ये, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना तो हो जाएगी। और ये केस में भी 3 जोड़ेगा क्योंकि ये तो वर्तमान आयु है, ये कितना है, ये हो जाएगी, ये बोल रहा है, इसको सोल्व कर दो, ठीक है। x प्लस 8 और आपकी इधर ये भी हो जाएगी 3y इक्वल टू 3y प्लस 3 × 24, ठीक है। अब x इक्वल टू आपको एक रिलेशन दिया हुआ था शुरू में, x इक्वल टू 5y, ठीक है ना, x इक्वल टू 5y, तो हम इसको इधर पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। कितना हो जाएगा 5y, ये इधर आ जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 24 में से 8 चले जाएगी तो कितने हो गए, कितने हो गए, ये हो गया आपके 16, ठीक है। तो ये आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, इसके आगे फिर करेंगे, इधर स्पेस थोड़ा कम है इधर, ठीक है। इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आएगा 2y इक्वल टू 16 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। उसने पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, ठीक है। y इक्वल टू वर्तमान आयु क्या है इसकी 5y प्लस 5, y इक्वल टू 8 है तो y प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना। राइट आंसर इसका है बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यदि दो बहुपद px 4x² प्लस 2x माइनस 5a का एक शून्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, आपको x की जगह 2 रख देना है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इस तरह का क्वेश्चन। दो माइनस 5a 16 2 4 माइनस 5a, ये इसका शून्य है, यानी कि ये शून्य के बराबर है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 16 में से 12 माइनस 5a, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है आपका, ठीक है ना। 16 और 4 20 हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। फिर a इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक किस वर्ष के दौरान पारित किया गया, बताइए। 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही पहचानिए। इन्हें 50 वर्षों की कैद की सज़ा दी गई और अंडमान में बहुत वर्ष रहे। चलो दूसरा कथन है आपका, इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की और लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा और मैडम कामा आदि के साथ क्रांतिकारी गतिविधियाँ की, ठीक है। इन्होंने अभिनव भारत समाज नामक एक संगठन की स्थापना की, आ गया ना। ये कौन थे, अंडमान निकोबार जेल में, जो अंडमान की जेल में कौन रहे थे, आपको पता होना चाहिए, रहे थे विनायक दामोदर सावरकर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी, एक गुप्त समाज था, कब की थी, सन 1904 में की थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा पद अन्य तीनों से भिन्न है। देखो शाही है, चलो कागज़ पर शाही से लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं। रसोईया, ये तो बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर आपका ये डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूतेश्वर मंदिर डैश जिले में स्थित है। सबको पता है जींद में स्थित है भूतेश्वर मंदिर। कहाँ पे? जींद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुग्याल हिमालय में पाई जाने वाली एक प्रकार की वनस्पति है। ये बुग्याल हिमालय में पाई जाने वाली एक प्रकार की घास है, ग्रीष्मकालीन घास। तो आपका राइट आंसर केवल ए ही होगा। हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान है ये बुग्याल। ये याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। हिमालय के अंदर पाए जाने वाले, और कोई पूछे कि हिमालय के अंदर पाए जाने वाले ग्रीष्मकालीन जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? बुग्याल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलो बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जब 50 क्वेश्चन बचे हैं आपके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, धन्यवाद।